And you know what you think for me, let me know, let me know। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ। ਨੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੂਰ। ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਵੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੂਰ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੂਰ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਏ ਲੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। Every time I see you in my dreams, wanna make you my girlfriend, like a drug in my bloodstreams. Baby, I need ya for all my life. Wanna make you my girlfriend, girlfriend. And you know what you think for me, let me know, let me know। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹ। ਨੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ।
फिल्म की शुरुआत एना से होती है, जिसके हाथ में एक पुरानी चाबी है। वह उसे गौर से देख ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ शोर आता है। जब वह दरवाजे के पास जाकर देखती है तो पाती है कि उसका भाई कॉनराड बाहर बैठा है। कॉनराड को कैंसर है और वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। यह बात एना जानती है और इसी कारण वह हमेशा चिंता में रहती है। एना खुद अपने भाई का ध्यान रखती है। दोनों किसी को भी अपने घर में आने नहीं देते क्योंकि इस घर में कई राज छुपे हुए हैं। एना कई सालों से एक मानसिक बीमारी से जूझ रही है। उसे हर चीज को लेकर ज्यादा चिंता रहती है। पिछले 10 सालों से वह घर से बाहर भी नहीं निकली है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह बाहर गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इसी बीच कॉनराड का वकील उनके घर आता है। कॉनराड चाहता है कि मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति एना के नाम कर दें। यह सुनकर एना और भी ज्यादा तनाव में आ जाती है। इसी दौरान एना के घर पर एक डिलीवरी बॉय डन भी आ गया, जो रोज एना के घर खाना डिलीवर करता था। अपने भाई के अलावा एना सिर्फ डन से बात किया करती थी। वह डन से बात ही कर रही थी कि अचानक उसे कॉनरैड के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वहां जाकर देखा तो कॉर्नर बेड से गिर गया था। वह बहुत प्यार से अपने भाई को उठाकर बेड पर लिटाती है, जिसके बाद दोनों पूरा दिन बातें करते हुए गुजारते हैं। रात होने पर एना अपने रूम में सोने चली गई। रूटीन के मुताबिक आधी रात में उसका अलार्म बजा। यह कॉनराड को मेडिसिन देने का वक्त था। वह जल्दी से उठकर कॉनराड के रूम में गई तो उसने देखा कि आज उसका भाई मर चुका है। इस हादसे से एना बिल्कुल टूट गई। उसके माता पिता तो पहले ही नहीं थे और आज उसका आखिरी सहारा कॉनराड भी चला गया था। अब एना रेस्क्यू वालों को कॉल करके कॉनराड की डेड बॉडी को घर से भेज देती है, जिसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती है और कॉनराड से संबंधित सारी मेडिसिन और चीजों को साफ कर देती है। अगली सुबह जब डन आया तो रोज की तरह उसने दोस्ताना अंदाज में एना से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज एना फूट फूट कर रोने लगी। डन भी परेशान हो गया और घर के अंदर आया। उसने एना का दुख सुना और उसे सुझाव दिया, तुम इस घर को बेचकर कहीं और चली जाओ। एना जवाब में कहती है, मैं यह घर नहीं छोड़ सकती। मेरी सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। इसी समय डन उसे बताता है, मैं भी एक समय इस शहर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ऐसा नहीं कर पाया और आज तक इसी शहर में फंसा हुआ हूँ। उसकी यह बात सुनते ही एना भागकर अंदर गई और पैसों से भरा एक बैग लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, मैं ना सही तुम तो अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हो। यह पैसे लो और जाओ अपनी जिंदगी नई सेट कर लो। डन को यह पैसे लेना ठीक नहीं लगा, इसलिए वह उठकर चला गया। अगले दिन कॉनराड का फ्यूनरल था। एना फ्यूनरल के लिए तैयार हुई, लेकिन अपनी दिमागी हालत की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल पाई। उसने अपने भाई का फ्यूनरल तक छोड़ दिया। अपने लिए कैटल में चाय बनाने रखी और इतने में ही उसे अपने घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने बाहर से देखा, यह 3 लोग थे, जेपी, वेंस और पेरी, जो शायद चोरी के इरादे से एना के घर में आ रहे थे। इन्हें देखकर एना बहुत ज्यादा घबरा गई। वह खुद बेड के नीचे छुप गई, इससे पहले कि वह किसी को मदद के लिए बुला पाती। पीछे का दरवाजा तोड़ते हुए यह तीनों चोर अंदर आ गए। महसूस हो रहा था कि यह चोर किसी न किसी तरह एना से जुड़े थे। वे जानते थे कि एना आज अपने भाई के फ्यूनरल पर जाएगी, इसलिए वे बड़े आराम से दंदनाते हुए एना के घर में घूम रहे थे।
लेकिन तभी इन्हें चूल्हे पर छड़ी कैटल की सीटी सुनाई दे दी और वे समझ गए कि कोई तो घर पर है। यह चोर उसे चारों तरफ ढूंढने लग गए, जबकि एना इनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ गई। वह बेडरूम में थी। तभी पेरी रूम में आ गया। उसके हाथ लगने से पहले ही एना सीढ़ियों से उतरकर मेन गेट की तरफ आ जाती है, पर अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जा पाती और चोर उसे पकड़ लेते हैं। उसे सोफे पर बिठाकर पूछते हैं, आखिर तुम भागी क्यों नहीं? तो एना ने बता दिया, मैं घबरा गई थी। इन्हें एना से नहीं, उसके पैसे से मतलब था जिसे यह लोग ढूंढने लगे। हालांकि बैग सामने टेबल पर ही पड़ा था, जिस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। जेपी लगातार एना पर नजर रखने के लिए उसके सामने था, जिसे एना बताती है, मैं अपनी बीमारी की वजह से पिछले 10 सालों से बाहर नहीं निकल पाई। जेपी को एना की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कोई 10 साल तक एक घर में कैद रहे? एना की बात को साबित करने के लिए वह एना को जबरदस्ती खींचते हुए घर से बाहर ले जाता है और घर से बाहर जाते ही एना की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वह इतना घबरा गई थी कि उसे सही से नजर आना भी बंद हो गया था। एना की चीखें सुनकर वेंस यहाँ आया और एना की खराब हालत को देखते हुए उसे अंदर ले गया। अब यह चोर एना को जबरदस्ती कपड़े बदलने को कहते हैं, लेकिन एना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे किसी चीज का होश नहीं था। इधर वेंस और पेरी दोबारा पैसे ढूंढने की कोशिश में लगे थे और पैसे ढूंढते हुए वे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां 2 अजीब से दरवाजे थे जिनका कोई हैंडल नहीं था। जब इन्होंने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वे बुरी तरह जाम है। शायद यही वे कमरे थे जिन्हें छुपाने के लिए एना और कोराड किसी को भी इस घर में आने नहीं देते थे। यहाँ जेपी दोबारा एना को कपड़े बदलने को कहता है, लेकिन जब एना उसकी बात नहीं सुनती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह खुद उसके कपड़े जबरदस्ती बदलना शुरू कर देता है। तभी डन वहां आ गया। डन ने आते ही इन चोरों को पहचान लिया क्योंकि यह उसके दोस्त थे, जेपी, वेंस और पेरी। क्या डन भी इनके साथ मिला हुआ था? एना के दिमाग में यह सवाल आया, लेकिन नहीं, डन इनके साथ नहीं था। वह तो बस एना को देखने आया था कि वह अपने भाई के फ्यूनरल पर क्यों नहीं गई थी। डन का शोर सुनकर पेरी भी बाहर निकल आता है और मौका पाकर एना वहां से भागकर कहीं छुप जाती है। वह देखती है कि यह लोग डन को मारकर बेहोश कर चुके हैं क्योंकि डन इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब यह लोग एना को ढूंढ नहीं पा रहे थे। जेपी एना को धमकी देता है, खुद ही बाहर निकल आओ वरना मैं तुम्हारे तोते को मार दूंगा। एना फिर भी बाहर नहीं निकलती तो वह हथौड़ी मारकर उसके तोते को मार देता है। इतने में डन को भी होश आ चुका था। अब डन यहाँ कुछ कर ना दे इसलिए चोर उसके हाथ बांधकर उसे बिठा देते हैं। दूसरी तरफ एना मौका पाकर वहां से निकलकर किसी दूसरी तरफ जाने के लिए भागी ही थी कि वेंस ने उसे देख लिया। अब वह उसे पकड़ने से पहले ही एना ने कोई चीज उठाई और उसके गले पर मार दी, जिससे वेंस की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद जेपी और पेरी को बेसमेंट से अजीब सी आवाज आई। जब चोर आवाज की जांच करने बेसमेंट की तरफ बढ़े तो उन्हें फ्लोर पर खून नजर आया, जिसका पीछा करते करते वे अपने दोस्त वेंस की लाश तक पहुंच गए। वेंस जेपी का भाई था और अपने भाई की मौत से जेपी पूरी तरह टूट गया और उसने अपने भाई का बदला लेने की ठान ली। यहाँ पे एना को बिना हैंडल वाले उन दरवाजों के पास देखता है। इससे पहले कि वह एना को पकड़ पाता, एना वह दरवाजा बंद कर देती है।
अब एना भागते हुए बेसमेंट में बने एक कमरे में जाती है और एक पुराने बॉक्स से एक चाबी निकाल लेती है। इस पुरानी चाबी से उसने एक बॉक्स खोला और लीवर डुबो दिया। लीवर के डूबते ही बेसमेंट में जाने वाली सारी सीढ़ियां बंद हो गई और जेपी वपेरी जो अपने साथी को ढूंढते हुए बेसमेंट तक आए थे, बेसमेंट में ही बंद हो जाते हैं। अब यह दोनों चोर बेसमेंट में कैद होकर पागल हो चुके थे और किसी तरह यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे उस भारी लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि यह दरवाजा उनसे टूटने वाला नहीं। यहां हमें एना को दिखाया जाता है जो अब डन के पास आ गई है। डन उसे माफी मांगता है और कहता है, इस सब में मेरा हाथ नहीं। इनमें से सिर्फ वेंस मेरा दोस्त था और उसे मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसे के बारे में बताया था। मैं जानता था कि उनका इरादा चोरी का बन जाएगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब क्योंकि इस चोरी के पीछे डन का कसूर था, एना ने उस पर भी रहम नहीं किया। उसने यह करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मारना होगा। शुरू में जेपी उसकी भावनात्मक बातों में आ गया और उसने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन जल्द ही वह होश में आ जाता है और अपने आप को मारने के बजाय गन दोबारा डन पर तान देता है। एना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डन की मौत हो, इसलिए वह रिमोट कंट्रोल से एक दरवाजा खोल देती है जिससे यह दोनों आजाद हो जाते हैं। उन्होंने सुकून की सांस ली थी कि वे बाहर जाने वाले थे, लेकिन तभी जेपी को अपने भाई की मौत याद आ गई। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया था। डन उसे समझाता है, ऐसा मत कर, अंदर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन जेपी उसके मुंह पर मुक्का मारकर अंदर चला जाता है। अब जेपी घर के अंदर जाकर केरोसिन ऑनेल डालने लगा। एना से बदला लेने के लिए उसने इस घर को जलाने का सोचा, लेकिन तभी एना उसके सामने पैसों से भरा एक बॉक्स ले आई। लेकिन अब जेपी को उसके पैसे भी नहीं चाहिए थे। वह पैसे साइड पर फेंक देता है और जबरदस्ती एना को पकड़ने की कोशिश करता है। एना उससे बचने के लिए भागी, लेकिन फिर भी जेपी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो बचपन में तुम्हारे पिता ने किया था। वह एना के साथ जबरदस्ती करने लगा। इससे पहले कि वह कुछ गलत कर पाता, डन वहां आकर उसे रोक देता है। वह उसे साइड करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एना जेपी की पॉकेट में मौजूद गन निकाल लेती है और उसे एक ही पल में गोली मारकर मार डालती है। डन ने यह मर्डर अपनी आंखों के सामने देखा था। वह जानता था कि अगर उसने जरा सा भी प्रतिक्रिया दी या कुछ कहा तो वह खुद मारा जाएगा। इसलिए चुपचाप वह घर से बाहर निकल गया। डन के जाने के बाद एना भी इस घर से निकलने का फैसला करती है और आज 10 सालों में पहली बार वह घर से निकलने के बाद घबराहट महसूस नहीं कर रही थी। इस सारे वाक्य से उसकी बीमारी ठीक हो गई। बाहर निकलते ही उसने जिंदगी की नई शुरुआत करने का सोचा और एक माचिस की तीली जलाकर अपने इस घर को, अपने अतीत को जला दिया। यही कहानी खत्म हो जाती।